हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो बुक नंबर 2 है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये जो आपकी बुक है ये पूरी की पूरी चिंतन और मनन पर आधारित है कि हमें सोचना है, विचार करना है। जो हमने बुक 1 में जो हमने अपने अधिकार पढ़े थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता के अधिकार पढ़ रखे थे, इन अधिकारों को हमें गहराई से बिल्कुल समझना है कि और वो जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसको हम कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा टफ हिंदी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा बच्चों को ये चैप्टर बोरिंग सा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल चैप्टर बढ़िया चैप्टर है। तो मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाने वाला हूं जिससे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले बुक में क्या बता रखा है वो बताऊंगा, उस टॉपिक को समझाऊंगा और फिर वहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये मैं पूरा समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 मेन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो जो हमारे 4 मेन टॉपिक्स हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होती है ये हमें समझना है। और राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं ये हमें देखना है कि हम राजनीतिक सिद्धांत में किन किन बातों को पढ़ेंगे, और जो राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़े हैं उनको जीवन में कैसे उतारा जा सकता है ये हम देखेंगे। और कहा जाता है कि जो विद्यार्थी लोग हैं या सभी को राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों जरूरी है। तो बेसिकली इन 4 टॉपिक्स को समझाया गया है इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बात बताई गई है, स्टार्टिंग में अगर इंट्रोडक्शन में देखोगे तो सबसे पहले ये बात बता रखी है कि जो मनुष्य होता है ना वो 2 मामलों में बड़ा यूनिक होता है। अब मनुष्य 2 मामलों में बड़ा यूनिक कैसे है? तो सबसे पहले मनुष्य के पास क्या है? ज्ञान होता है, मनुष्य के पास विवेक होता है। अब जैसे जानवरों में और हम में क्या डिफरेंस है कि हम ज्ञानी ज्यादा हैं, ज्ञान उनके पास भी होगा लेकिन वो अपने ज्ञान को बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास ज्ञान है और ज्ञान के साथ भाषा भी है, जिससे हम अपनी गतिविधियों को मतलब जो हम एक्टिविटी करते हैं उन एक्टिविटियों को और अपनी भावनाओं को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो मनुष्य 2 मामलों में बड़ा यूनिक है, एक उसके पास ज्ञान होता है और दूसरा अपनी गतिविधियों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके पास भाषा है। तो सबसे पहले ये बता रखा है उसमें। फिर बताया गया है कि अगर आप देखोगे कि जो मनुष्य है, मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को क्या करता है? व्यक्त करता है। अब इन्हीं विचारों से क्या है? इन्हीं विचारों से नीति निकलती है कि शासन कैसे किया जाए, शासन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एक वर्ड है राजनीति, जो हमने अभी देखा, राजनीति वर्ड है। राजनीति में सबसे पहले हमें नीति वर्ड को समझना है, नीति क्या होती है। तो नीति का अर्थ होता है सही स्थान पर, सही समय पर सही कार्य करना, क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। या उचित समय पर, उचित स्थान पर उचित कार्य क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। तो इसी नीति से ही शब्द निकला है राजनीति। आखिर राजनीति होता क्या है? तो राजनीति का मतलब है शासन करने की एक कला, जो सरकार को सही प्रकार से कार्य करने की सीख देती है। देखिए ये पहला आपका क्वेश्चन है, राजनीति क्या होती है? तो राजनीति क्या है? एक शासन करने की एक कला है जो सरकार को सही प्रकार से कार्य करने की सीख देती है। तो सबसे पहले ये पढ़ना है राजनीति क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। राजनीति का मतलब होता है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है शासन करने की एक कला, ठीक है। और सरकार को यह सही से कार्य करने की क्या देती है? सीख देती है। और ये जो राजनीति होती है ना, ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है जो हर समाज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब पुराने समय से ही राजनीति की कला रही है। तो राजनीति जो है वो हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर जानने में मदद करती है। जैसे राजनीति में हम देखते हैं कि एक अच्छे समाज को कैसे संगठित किया जा सकता है। अब समाज को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? जैसे समाज में बहुत सारे विचारों को मानने वाले लोग होते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग सोच होती है। तो इन सब में कैसे एकता लाई जाती है और कैसे इनको एक किया जाता है, ये राजनीति हमें बताती है। और राजनीति हमें ये भी बताती है कि सरकार की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे यहाँ इलेक्शंस में इतना खर्चा होता है, हम सरकार को चुनते हैं, आखिर सरकार क्यों चुनी जाती है, तो हमें सरकार की जरूरत क्यों है, ये हमें राजनीति बताती है। और राजनीति ये भी बताती है कि सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। जैसे हमारे पास लोकतंत्र देखने को मिलता है जिसमें लोगों का शासन चलता है,
और एक होता है राजतंत्र होता है, जिसमें राजा रानी का शासन होता है। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में से बेहतर कौन है? डेमोक्रेसी में से और ऑटोक्रेसी में से कौन सा सबसे बेहतर रूप है? ये हमें राजनीति बताती है। लेकिन जो लोग, कई लोग होते हैं जो राजनीति का, जो आम लोग होते हैं वो राजनीति का अलग अलग अर्थ समझ लेते हैं। अब जैसे बात करते हैं, जैसे जो राजनेता लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि राजनीति क्या है? एक प्रकार की जनसेवा है, एक प्रकार की जनसेवा है। और कई लोगों को लगता है कि राजनीति वही है जो राजनेता लोग करते हैं। अब राजनेता जैसे नेता लोग क्या करते हैं? दल बदल करते हैं, लोगों से झूठे वादे करते हैं और तो जोड़ तोड़ करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी इच्छाओं को क्या कर सकें? पूरा कर सके, अपने स्वार्थों को पूरा कर सके। लेकिन और तो और कई लोग जो है ना, वो राजनीति का मतलब गलत कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे अब दो लोगों में लड़ाई हो गई और फिर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति समझौता करवा रहा है, तो उसको कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा राजनीति कर रहा है, ये बहुत ज्यादा राजनीति खेलता है। तो कई लोग गलत कामों के लिए भी राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं। गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि गांधी जी ने कहा था कि राजनीति क्या है? एक सांप की कुंडली के समान है, जिसने हमें चारों तरफ से जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो आपसे 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा था? तो गांधी जी का बेसिकली ये मतलब ये था कि राजनीति क्या होती है, जैसे समाज को संगठित करने की एक कला है। अब कैसे कला है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक गांव में ये 4-5 लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। जैसे एक कह रहा है गांव में मंदिर बनना चाहिए, और एक व्यक्ति कह रहा है गांव में सड़क बननी चाहिए, और एक कह रहा है कि गांव में हॉस्पिटल्स बनने चाहिए लोगों के इलाज के लिए, और एक कह रहा है कि गांव में स्कूल्स होने चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। अब हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। तो राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? जो विभिन्न ग्रुप के लोग होते हैं, इनके अलग अलग विचार हैं, देख रहे हो, सबके अलग अलग विचार हैं। तो इन सभी सदस्यों के विचारों में क्या लाई जाती है? एकता लाई जाती है। सभी के विचारों में क्या लाई जाएगी? एकता लाई जाएगी। और एकता लाकर, इनके विचारों में एकता लाकर क्या किया जाएगा? सामूहिक निर्णय लिया जाएगा, सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। इसलिए गांधी जी ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया है कि राजनीति क्या है? एक सांप की कुंडली की तरह है, जिसने हमें जकड़ रखा है, जिससे हमें जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। तो हमारे समाज में इतने लोग हैं, सबकी अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सभी के विचारों में क्या लाई जाएगी? एकता लाई जाएगी, और एकता लाकर क्या किया जाएगा? सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। तो यहीं से हमें राजनीति का अर्थ समझ आता है। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, ये देखिए, ये रहा, ये रहा। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि राजनीति क्या है? शासन करने की एक कला है, जो सरकार को सही प्रकार से कार्य करने की सीख देती है। और ये भी एक डेफिनेशन बहुत बढ़िया है कि राजनीति एक ऐसी गतिविधि है, क्या है? एक गतिविधि है, जिसके द्वारा एक समूह में और उनके सदस्यों की जो विभिन्नता है, अलग अलग विचार हैं। अभी मैंने बताया जो अलग, एक गांव में 4-5 लोग हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, उन सभी की विभिन्नताओं में, उन सभी के विचारों में क्या बैठाया जाता है? तालमेल बैठाया जाता है, उनके विचारों में एकता लाई जाती है, और एकता लाकर सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। तो आई होप आपको राजनीति का अर्थ बिल्कुल बढ़िया से समझ आ गया होगा। तो राजनीति ये है। और तो और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये रहा, ये क्वेश्चन ये भी बनता है 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए बन सकता है कि आम लोग राजनीति को क्या समझते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे राजनेता लोग होते हैं, राजनेता और चुनाव लड़ने वाले जो लोग होते हैं, वो राजनीति को क्या समझते हैं? जनसेवा समझते हैं, ठीक है, जनसेवा समझते हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं वो समझते हैं कि जो राजनेता लोग करते हैं वही क्या होती है? राजनीति होती है। अब राजनेता लोग क्या करते हैं? दावपेच करते हैं। दावपेच का मतलब जोड़ तोड़ करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कई लोग समझते हैं कि राजनीति का मतलब होता है भ्रष्टाचार हो गया, लूट हो गया, खसोट हो गई, यही राजनीति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि दल बदल करना, झूठे वादे करना और बढ़ा चढ़ाकर झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित करना, यही क्या होती है? राजनीति होती है। और तो और कई लोग समझते हैं कि जैसे गलत कार्य करते हैं ना, जैसे अब लड़ाई हो गई है, अब लड़ाई में क्या करते हैं कि राजनीति करते हैं। जैसे 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो अगर कोई समझौता करवाने की कोशिश करता है और सामने वाला पक्ष उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो वो उसको कहता है कि तू बहुत राजनीति कर रहा है, तू इधर उधर सब खेल रहा है। तो कई लोग ऐसे गलत कामों के लिए भी राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद करना है कि आम लोग राजनीति को क्या समझते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ चलते हैं।
आगे हमें देखना है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो जो राजनीति का अर्थ है ना, वो काफी ज्यादा विशाल है। तो सबसे पहले जो राजनीति के ऊपर चिंतन मनन करने वाले लोग थे, चिंतन मनन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब आज से 2500 साल पहले कौन थे? प्लेटो और अरस्तु थे। तो ये बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, प्लेटो और अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के विचारों पर, मतलब राजनीति शासन करने की जो कला है, वहीं से राजनीतिक सिद्धांतों का विकास हुआ है। तो राजनीतिक सिद्धांत पर सबसे पहले चिंतन मनन करने वाले दो व्यक्ति थे, प्लेटो और अरस्तु थे। वो अपने स्टूडेंट से विचार विमर्श कर रहे थे कि कौन सा तंत्र बेहतर है। कौन सा तंत्र? मैंने आपको 2 तंत्र बताए हैं, एक है लोकतंत्र, एक है राजतंत्र। तो इन दोनों में से कौन सा तंत्र बेहतर है, इस पे सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु ने विचार किया। तो यहीं से राजनीतिक सिद्धांत की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। फिर आधुनिक समय में सबसे पहले रूसो आए, जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों पर बल दिया, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में समझाने की कोशिश की कि राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं? स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता क्या होती है? फिर कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स बताते हैं कि समानता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की स्वतंत्रता जरूरी होती है। अब जैसे पुराने समय में क्या होता था, लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था और लोगों का जीवन बड़ा ही दयनीय था। तो उस समय रूसो आते हैं और रूसो कहते हैं कि सभी व्यक्ति जो मानव है, सभी मानवों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब स्वतंत्रता के साथ समानता भी होनी चाहिए। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी स्वतंत्रता मिलेगी, मतलब समानता मिलेगी, तभी सभी को क्या मिल पाएगी? स्वतंत्रता मिल पाएगी। तो वो उन्होंने कहा। गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक में हिंद स्वराज, जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें भी आजादी का मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो बेसिकली जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, राजनीतिक सिद्धांत को कई लोग समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत में बेसिकली स्वतंत्रता क्या होता है, समानता क्या होता है, न्याय होता है, इन सभी विचारों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब स्वतंत्रता का मतलब केवल यही नहीं है कि आजाद होना। स्वतंत्रता का एक बहुत ही ब्रॉड मतलब है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपने विचारों को व्यक्त करना, भय मुक्त समाज में रहना, ठीक है। और हमारी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अब हमें आजादी तो है कहीं पे भी जाने आने की, क्या हम किसी के घर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो इन विचारों को हमें ध्यान से समझना होगा, स्वतंत्रता को। फिर उसके बाद समानता। समानता का मतलब होता है सभी के साथ समान बर्ताव करना। लेकिन समानता का केवल यही मतलब नहीं है कि सभी के साथ हर परिस्थिति में समान बर्ताव करना। अब जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी, परिस्थितियों के अनुरूप हमें लोगों के साथ भेदभाव भी करना होगा, ये भी जरूरी है। समाज में देखो समानता है, लेकिन औरतों को, बूढ़े लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, मिला हुआ है। अगर आप टिकट घर में जाओगे टिकट लेने के लिए, तो कहा जाता है सभी लोग समान है, लेकिन औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एक अलग लाइन भी बनी होती है। तो कहाँ रही समानता? तो समानता को बहुत अच्छे से हमें समझना है कि समानता के साथ, परिस्थितियों के साथ हमें मतलब भेदभाव भी करना चाहिए। अब जैसे एक ही क्लास में क्या सभी बच्चों को बराबर नंबर दे दिया जाए तो सही है? आप कहोगे कि भैया सभी समान है, तो सभी के साथ समान बर्ताव करना चाहिए, सभी को समान अंक देना चाहिए। लेकिन अगर हमने सभी बच्चों को समान अंक दे दिए तो क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो इन शब्दों पर हमें विचार करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? न्याय। न्याय का अर्थ होता है जो व्यक्ति जो जिस कार्य को करने लायक है वही कार्य करने देना, न्याय कहलाता है। या सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर देना, न्याय कहलाता है। ये भी है। तो इन सभी विचारों पर हमें बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श करना है इस राजनीतिक सिद्धांत। और तो और जो ये राजनीतिक सिद्धांत हमें ये भी बताता है, राजनीतिक सिद्धांत में हम ये भी पढ़ते हैं कि मतलब राजनीति हमें ये भी बताती है कि जो सरकार ने हमारे लिए नीतियां बनाई हैं, वो हमारे लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। अब जैसे सरकार ने 1950 में जो कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं, वो क्या आज के समय में उपयुक्त होंगे? नहीं होंगे। तो उसमें समय के साथ बदलाव करना भी जरूरी है। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांतों में भी बदलाव करना जरूरी है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली टॉपिक था हमारा राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम इन सभी पहलुओं को, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, न्याय हो गया, इनको समझते हैं। और कौन सा तंत्र हमारे लिए बेहतर है, इसको समझते हैं। ठीक है, समानता किस प्रकार से दी जानी चाहिए, ये समझते हैं। अब समाज में सभी को समानता तो दी गई है और समानता दी गई है, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था। लोगों के साथ ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव होता था। हमारी सरकार ने कानून बनाकर इसको खत्म तो कर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप पुराने इलाकों में चले जाओगे तो वहां पे आपको ये भेदभाव देखने को मिलता है। तो बी आर अम्बेडकर ने भी एक बात कही है कि कानून हमें जो समानता देता है वह तब तक मान्य नहीं है जब तक समाज उसे स्वीकार न कर ले। तो ये भी एक है
ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और सबसे प्यारी लाइन है ये कि कानून हमें जो समानता देता है वो तब तक मान्य नहीं है। भले ही सरकार ने कानून बनाकर छुआ-छूत को खत्म कर दिया, भेदभाव को खत्म कर दिया, लेकिन आज भी कई जगहों पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि समाज ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। तो हमें जो समानता दी जाती है वो तब तक मान्य नहीं है जब तक उसे समाज स्वीकार न कर ले। ये बी आर अम्बेडकर जी ने लाइन कही थी। ठीक है? तो हमारा टॉपिक ये था कि हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत में हम विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, सरकार और संविधान के बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और तो और हम इसमें देखेंगे कि उन नीतियों और मूल्यों को पढ़ेंगे जिससे हमारी मतलब कानून या नीतियाँ बनाई गई हैं। तो निश्चित मूल्यों और सिद्धांतों को पढ़ेंगे जिनके द्वारा नीतियाँ बनाई गई हैं। हमारे देश में बहुत सी नीतियाँ चलाई गई हैं, वो नीतियाँ किस प्रकार से बनाई गई हैं, उनको बनाने के पीछे क्या-क्या सिद्धांत है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है और इसके कार्यों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? वो विचार हैं और नीतियाँ हैं। अभी बताया वो विचार और नीतियाँ हैं जिससे हमारे सामाजिक जीवन ने, सरकार ने और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। और राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक जो हमारी समस्याएँ आती हैं, राजनीतिक समस्याएँ मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय को किस प्रकार से स्थापित किया जाए, इन सभी प्रश्नों को हल करने में राजनीतिक सिद्धांत हमें मदद करता है। अब राजनीतिक सिद्धांत में देखिए हम क्या-क्या पढ़ते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत हमें कुछ बुनियादी प्रश्नों का हल करने में मदद करता है। बुनियादी प्रश्न क्या हैं? जैसे अभी मैंने दिखाया आपको, ये देखिए, जो हमारे पास बुनियादी प्रश्न है कि सामाजिक जीवन को कैसा होना चाहिए, सरकार और संविधान कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय इसको किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, ये हमारे बुनियादी प्रश्न होते हैं। इन बुनियादी प्रश्नों को हल करने में राजनीतिक सिद्धांत हमें बहुत अच्छे से मदद करता है। और तो और ये देखिए आगे और बता रखा है चीज़ें। राजनीतिक सिद्धांत की जो विषय वस्तु है, मतलब विषय वस्तु का मतलब है राजनीतिक सिद्धांत में बेसिकली हम पढ़ते हैं क्या है? राज्य के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ेंगे और यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को हमें स्पष्ट करता है। वही रिपीट कर रखी ये बात कि राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी अवधारणाएँ हैं, उनको किस प्रकार से समझा जाए, उसको किस प्रकार से व्यवहार में लाया जाए, ये राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों का हल करने में तर्क संगत मतलब एक होता है ना कि बुद्धि का विकास करता है राजनीतिक सिद्धांत, जिससे हम हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति उत्पन्न होती है और हम राजनीतिक घटनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे दृष्टिकोण को भी उदार बनाता है। बेसिकली जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये हमारे दृष्टिकोण को काफ़ी उदार बनाता है। उदार का मतलब सोचने-समझने का हमें एक अच्छा नज़रिया देता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, संपूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं? राजनीतिक सिद्धांत वो विचार हैं, वो नीतियाँ हैं, जे नी विचार है और नीतियाँ हैं, उनका एक रूप है, जिससे हमारे समाज ने, हमारी सरकार ने और हमारे संविधान ने आकार ग्रहण किया है। और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए हम राजनीतिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। अब वो राजनीतिक समस्याएँ क्या होती हैं? जैसे स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, न्याय हो गई, इनको कैसे व्यवहार में लाया जाए, इनको लागू करने का, इन विचारों को समझने के लिए हमें एक दृष्टिकोण देता है ये हमें राजनीतिक सिद्धांत। और तो और राज्य और सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए, ये हमें राजनीतिक सिद्धांत बनाता है। और तो और और तो और ये हमारे दृष्टिकोण को भी अच्छा बनाता है और तो और अगर हम इनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, इन जो विचारों को और नीतियों को समझेंगे, तभी हम राजनीतिक घटनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है? तो तीसरे टॉपिक में हमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। आखिर राजनीतिक सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं, उनको कैसे व्यवहार में उतारा जा सकता है? तो कहा जाता है कि राजनीति का जो स्वरूप है, वो समय के साथ बदलता रहता है। समय के साथ राजनीति का जो स्वरूप है, वो बदलता रहता है। राजनीतिक सिद्धांत की परिस्थितियों के अनुरूप अनेक-अनेक परिभाषाएँ मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत जो हैं, राजनीतिक सिद्धांत में जो हम बातें पढ़ते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उनकी अलग-अलग समय पे अनेक परिभाषाएँ अलग-अलग हैं। जैसे गणित में पढ़ा होगा त्रिभुज और वर्ग की एक परिभाषा है।
लेकिन राजनीति में समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, उनकी बहुत ही अलग-अलग क्या हैं, परिभाषाएँ होती हैं, उनकी एक परिभाषा नहीं है। अब समानता का मतलब सभी के साथ समान बर्ताव करना नहीं है, केवल यही परिभाषा नहीं है, समानता का मतलब अलग है। समानता का ये भी मतलब है, लोगों की परिस्थितियों को देखकर उनके साथ अलग बर्ताव भी करना। जैसे हमारे यहाँ एससी-एसटी को आरक्षण दिया गया है, ये भी है। स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको पूरी आज़ादी है, आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर रोक-टोक भी लगाई गई है। तो कहा जाता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत में जो हम बातें पढ़ते हैं ना, जैसे स्वतंत्र, समानता, न्याय, उनकी अनेक परिभाषाएँ हैं। अब जैसे देखो, यही बात बता रखी है, स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर इनको आपको व्यवहार में उतारना है, तो आपको अपने पूर्वाग्रहों को, यानी मान्यताओं को और परंपराओं का त्याग कर इन्हें अपनाना पड़ेगा। और तो और जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन के द्वारा हम राजनीति की व्यवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं का क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। जो हमारे विचार है और भावनाएँ हैं, जो हमने राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय पढ़ा है, उसको हम व्यवहार में उतार सकते हैं अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर, मतलब अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को छोड़कर। सचेत नागरिक ही देश का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। अगर हम इनको पढ़ेंगे, मतलब इन सारे विचारों को पढ़ेंगे, तो सचेत नागरिक पढ़ेंगे और देश का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो हमें समझ आएगा राजनीतिक सिद्धांत कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य से संबंधित है। जैसे ये कोई वस्तु नहीं है कि एक फिक्स तरीके से चलेगी, ठीक है? जैसे कोई मशीन नहीं है, बटन दबा दिया तो ऑन हो जाएगी। राजनीतिक सिद्धांत अलग है। एक मनुष्य सोच समझ के जैसे विचारों से काम करता है, तो राजनीतिक सिद्धांत जो हमें बताए गए हैं, उनको भी हमें सोच समझ के क्या करना है, उनको व्यवहार में उतारना है। ये कहने का मतलब है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि समानता का अर्थ होता है सभी के साथ समान बर्ताव करना। फिर भी हमारे यहाँ महिलाओं को, वृद्धों को और विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जैसे टिकट काउंटर पे आप जाएँ, तो देखेंगे महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए और विकलांगों के लिए एक अलग लाइन होती है और जो सामान्य जन होते हैं, उनके लिए एक अलग लाइन होती है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि सभी समान हैं। अगर सभी समान हैं, तो ये अलग-अलग बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तो ये इसलिए कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियों को देख कर कह रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से समानता संभव नहीं हो सकती कभी भी समाज के अंदर। भेदभाव का तर्क भी हमें लाना पड़ेगा, भेदभाव का तर्क भी होना चाहिए समाज में, ठीक है? और ये राजनीतिक सिद्धांत लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए ज़रूरी भी है कि क्योंकि अगर राजनीतिक सिद्धांत में जो बातें बताई गई हैं, ठीक है? अगर हम राजनीतिक सिद्धांत हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं, तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि समाज में जो मतलब अगर स्वतंत्रता, समानता अगर हम पूरी तरीके से ला दें और मतलब जैसे समानता ला दें और भेदभाव का तर्क ना रखें, तो बहुत से लोगों के लिए क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है? तो एक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में कि ये क्वेश्चन बनता है कि लोकतांत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत क्यों ज़रूरी है? तो देखो कि लोकतंत्र में नागरिकों का जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब लोगों के अंदर अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हो, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार ने क्या-क्या आपको अधिकार दिए हैं, ये इन सब के बारे में नागरिकों को जागरूक होना ज़रूरी है। और इस प्रकार की जागरूकता हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ से आती है? राजनीतिक सिद्धांत से आती है, इसलिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। लोकतंत्र के अंदर सभी को समानता, स्वतंत्रता, न्याय मिलता है और इन सभी को अगर हमें समझना है डिटेल में, तो राजनीतिक सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण को मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है, वो हमेशा दृष्टिकोण देता है कि हम इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें लोकतंत्र में कानून का राज, अधिकारों के बारे में बँटवारा मतलब सरकारों के बीच में शक्तियों का बँटवारा होता है। उनकी जो न्याय की नीतियाँ होती हैं, इनके बारे में भी हमें जागरूकता प्रदान करता है। ठीक है? और यही लिखा हुआ है यहाँ पे, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को बताता है जिससे हमारे समाज ने आकार ग्रहण किया है, सामाजिक जीवन ने आकार ग्रहण किया है। ये वाली लाइन वो जो पहले वाली लाइन थी वही है, ठीक है? और राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा ही एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जा सकता है। इसलिए भी राजनीतिक सिद्धांत लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए ज़रूरी है। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक टॉपिक ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है? ये जो अभी मैंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है कोई विज्ञान नहीं है, कोई गणित नहीं है, ठीक है? ये इसमें अनेक परिभाषाएँ हो सकती हैं। तो लोगों का अलग-अलग तर्क है, कई लोग कहते हैं कि राजनीति क्या होती है, एक तरीके का विज्ञान है, ठीक है? कई लोग कहते हैं कि एक विज्ञान है।
अब कई लोग एक विज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको विज्ञान का मतलब पहले समझना होगा। विज्ञान का अर्थ होता है सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज, अगर किसी भी वस्तु की आपको सिस्टमैटिक नॉलेज होती है तो उसको क्या बोला जाता है, विज्ञान बोला जाता है। अब सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या बनती है, सेल्स बनते हैं। अगर आपने हमारा बॉडी कैसे बना हुआ है, पहले सेल्स बनते हैं, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से टिश्यूज से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग से आगे चल के क्या बनती है, बॉडी बनती है। यही है, या सेल से सीधे बॉडी बन जाएगी, सेल से सीधे बॉडी कभी नहीं बनेगी। तो सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। तो सेल बनेगा, टिश्यूज बनेगा, मतलब ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग बनेंगे, और अंग से क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। तो ये सिस्टमैटिक नॉलेज है। तो जहां पे भी सिस्टमैटिक नॉलेज होती है उसको क्या बोला जाता है, विज्ञान बोला जाता है। और विज्ञान में हर चीज को क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज हो गया, और जिसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि राजनीति भी क्या है, एक विज्ञान है। अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि राजनीति में भी तो क्रमबद्ध ज्ञान होता है। क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब वही सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर राजनीति को समझना है तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे विचारों को स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और तो राजनीति के जो विचार हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उसकी प्रयोगशाला क्या है, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, क्या पूरे समाज पर, पूरे देश पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए कई लोग क्या कर समझते हैं, राजनीति को एक विज्ञान समझते हैं। तो वही लिखा हुआ है, राजनीति को, कई लोग राजनीति को विज्ञान मानते हैं। उनका कहना यह है कि ये क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रमबद्ध का वही सिस्टमैटिक नॉलेज है, क्रमबद्ध ज्ञान है। और उसी प्रकार राजनीति भी क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है। तो राजनीति भी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, इस वजह से कई लोग इसको साइंस बोलते हैं। और जिस प्रकार विज्ञान के तथ्यों को सिद्ध किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया जा सकता है, उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों को भी क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, प्रूफ किया जा सकता है। और राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा भविष्यवाणियां भी की जा सकती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम बता देंगे ये चीज होगी। आप अगली बार कभी भी वो हमारे सामने चीजें आएगी तो हम बताएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो जिस प्रकार से मतलब साइंस में आप भविष्यवाणी कर सकते हो, उसी प्रकार से राजनीति में भी क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है। अब जैसे कोई नेता है, वो लोगों का भला कर रहा है, लोगों का अच्छा कर रहा है, ठीक है, लोगों के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बना रहा है, तो पक्का यकीन है कि अगले चुनाव में वही जीतेगा। ठीक है, तो इसीलिए कई लोग राजनीति को एक विज्ञान मानते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति को विज्ञान नहीं मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या होता है, ऐसा इसलिए है कि राजनीति को विज्ञान ना मानने के कारण मतलब लोग ये तर्क देते हैं कि कई बार क्या होता है कि परिणाम सही है, आपने काम भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, मतलब जो रिजल्ट आता है वो बड़ा ही अलग आता है। अब जैसे मैंने अभी आप एग्जाम्पल दिया, एक नेता है, वो देश मतलब राज्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज बनवा रहा है, लेकिन फिर भी वो चुनाव में नहीं जीत पा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं जीत पा रहा है, कई कारण हो सकते हैं उसके पीछे। तो कहा जाता है राजनीति में कारण सही है, सब चीज ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, डिफरेंट आता है। ठीक है, इसलिए कई लोग राजनीति को विज्ञान नहीं मानते। अब जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद यही रिजल्ट आएगा, ये मुझे पता है, ये साइंस में ऐसा होता है। लेकिन राजनीति में क्या है, आपने अच्छा काम किया, आपने सारी नीतियां, सारी चीजें सही लगाई, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि इसका कोई प्रयोगशाला भी नहीं है, इसका आप प्रयोग भी नहीं कर सकते हो, इसमें नए नए तथ्यों की खोज भी नहीं की जाती है, इस वजह से राजनीति को कई लोग एक विज्ञान नहीं मानते। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है, इसमें हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता रहा है ये, कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो भविष्य में आने वाली समस्याओं को उचित निर्णय लेने वाला एक नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। हमारे सामने अगर हमने राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रखा होगा तो भविष्य में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए, एक उचित निर्णय लेने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत से हमें देश के बारे में, हमारे कानूनों के बारे में, सरकार के बारे में हमें बुनियादी और सामान्य जानकारी मिल जाती है, जिससे हम उनकी नीतियों को, सरकार की नीतियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक अधिकार संपन्न और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले जागरूक नागरिक बनने के लिए हमें एक राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना ही चाहिए। वोट देने के लिए हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए,
और भी मैंने बहुत सी बातें लिख रखी हैं। समाज में पूर्वाग्रहों को मतलब जो पुरानी परंपराएं, मान्यताएं उनको खत्म करके हमें एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए भी क्या करना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। आंदोलनों को प्रेरणा व सही दिशा देने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। वाद विवाद हो गया, तर्क वितर्क हो गया, लाभ हानि हो गया, इन सब का आकलन करने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। शासन करने की नीति भी हम जान जाएंगे इससे, नीतियां बनाना भी जान जाएंगे, इसलिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं, लोकतंत्र को किस प्रकार और उपयोगी बनाया जा सकता है ये भी है, अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। तो इसमें से कोई भी आप 4 से 5 पॉइंट याद कर सकते हो, उनको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भविष्य में आने वाली समस्याओं को समझने के लिए, एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए भी मतलब राजनीति के बारे में, जो देश को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में बुनियादी और सामान्य जानकारी के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। अपने पूर्वग्रहों यानी पुरानी मान्यताओं को, पुरानी परंपराओं को खत्म करने के लिए और देश में एकता लाने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तर्क वितर्क हो गया, लाभ हानि हो गया, इन सबका आकलन करने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। नीतियां बनाने के लिए, शासन व्यवस्था को समझने के लिए, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अधिकार और कर्तव्यों को समझने के लिए, भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए, इन सब के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांतों को समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर में इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है।